वेरी गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। इससे भी क्वेश्चंस गेट में काफी पूछे गए हैं। ठीक है, सो मतलब थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं जिस तरीके का वे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम उतने पे ही रहेंगे। ज्यादा अननेसेसरी इधर उधर हम कॉन्सेप्ट्स को अ, ज्यादा ही कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट है मेरा। ज्वाइंट वर्ड, ज्वाइंट का मतलब सिंपल से हो गया कि एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल होंगे। इको आ रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, अब देख लो एक बार, आवाज ठीक है अब? हेलो? यस, ओके। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंपल से अपनी बात है कि एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल होंगे। ठीक है, सो लेट्स से रैंडम वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, एंड उनके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पीएमएफ की बात कर रहे हैं। पीएमएफ की बात हम लोग कब करते हैं? मास फंक्शन की। मास फंक्शन की बात करते हैं जब हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना डाइस वाले, जिसमें एक डाइस है सर, ये एक दूसरा डाइस है सर, दो डाइस हो गए। इन दोनों डाइस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि सम इज इक्वल टू 7 होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। सो हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो इसके ऊपर के इवेंट्स को बताता है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। वाई जो है वो सेकेंड डाइस के ऊपर की प्रोबेबिलिटी को बताता है, इवेंट्स को बताता है। सो एक्स वन, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, ज्वाइंट वाला कॉन्सेप्ट हमने सम हाउ ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन उस वे में नहीं पढ़ रखा है जिस वे में हमें पढ़ना चाहिए। सो मैंने एक सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताया कि देखो, क्वेश्चंस वही है जो डाइस वाला क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि ज्वाइंट एक नया टॉपिक क्या आ गया। ओके, नाउ जब भी ज्वाइंट पी एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ रहेगा, एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब होगा कि कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसमें से मैंने एक्स को लिया है, एंड कैपिटल वाई जो रैंडम वेरिएबल है उसमें से मैंने वाई इवेंट को लिया। एंड है और नहीं, एंड मतलब दोनों इवेंट ट्रू होंगे तभी हम लोग ये बोलेंगे। जैसे आपको कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 1 है एंड वाई की वैल्यू 2 है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो P1 2 की मतलब हो गया कि पी एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही। ओके, कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने डिस्क्रीट में ऑलरेडी पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। वैसे जितने भी इवेंट हैं उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो सर वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होगा। उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। अगर कभी भी मुझे वैसे एक्स वाई के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा हो जो किसी स्पेसिफिक सेट को बिलोंग करते हो, किसी स्पेसिफिक कंडीशन को बिलोंग करते हो, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उन सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे तो मुझे ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये तीन कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है बस। इसी से अपना क्वेश्चन डिस्क्रीट में सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में लैंग्वेज ना लिखकर मैं रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ। लेट से यहाँ पर एक इवेंट x है, यहाँ पर एक इवेंट y है। y की वैल्यू 0 1 एंड 2 के लिए है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए है। ओके, यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, k 2k 2k k एंड k। Here it is 2k, 2k, k, k, again 2k and again 2k. Next one, k, k, 2k, 2k, k and k. ये किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को डिनोट कर रहा है। ये जो टेबल है वो किसी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिनोट कर रहा है। सो टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन,
टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है आपको। टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए आराम से समझते चले जाना और मुझे आंसर बताते चले जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो और भी डिटेल में जाता हूँ। अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे जा रहा हूँ एंड y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जा रहा हूँ। इसको और इसको क्रॉस करने वाला एलिमेंट k है, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी k की इक्वल है। तो ईच यहाँ पर जो टर्म्स लिखे गए हैं ना, वो सभी एक प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। इन सारे प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, इन सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, तो वो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये कितने के हैं उन सबको ऐड करके देख लो। 1 2 2 4 1/24 आ रहा है। ओके, सो सबको ऐड करने के बाद हमें ये चीज मिल रहा है कि 24 के हैं, सभी का सेम आ रहा है। 24 के इज इक्वल टू 1, सो के की वैल्यू 1/24 हो गई। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, वो डायरेक्टली पूछेंगे के की वैल्यू क्या है, आपको सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 करना है, सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 करना है, उससे आपको ये वैल्यूज मिल गई। सेकेंड क्वेश्चंस वो आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे x एंड y की कुछ ऐसे वैल्यूज चेक कीजिए जिसका समेशन 3 आता हो। मैंने x की वैल्यू 1 लिया, तो मुझे y की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तब दोनों का समेशन 3 हो जाएगा। सो p 1,2 प्लस और कोई इवेंट है वैसा, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, तो मुझे y की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, मुझे 3 मिल जाएगा। तो 2,1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्लस p अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं और y की वैल्यू 0 ले लूं, तो भी वो ट्रू होगा। सो 3,0। इसके अलावा और कोई कंडीशन ट्रू होगा क्या? 26 आ रहा है, तो भाई चेंज करो आप इसको। 26 आ रहा है तो 1 2 2 4 2 6 7 8, 8 and 8 16 प्लस 2 2 4 4 8 and 2 26 आ रहा है मेरे भाई। 26 आ रहा है। 26 के की वैल्यू 1 है, इसलिए के की वैल्यू 1/26 हो गई, है ना। तो ना अब ये प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी सर 1,2 देख लो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, दिस इज k। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, इट इज 2k। एंड x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, इट इज ऑल्सो 2k। so 2k plus 2k plus k, that is 5k, this is 5k actually। so 5k it means 5/26, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप मुझे एफ एक्स एक्स बताइए। मतलब ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स एंड वाई का दिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मुझे सिर्फ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। मुझे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना कर दो कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा। तो देखिए एक्स की वैल्यूज क्या क्या हैं, चेक कीजिए। सर एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 के लिए k, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 के लिए 2k, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 के लिए k। तो इन सबको समेशन करेंगे तो कितने आएंगे? सर 4k। सिमिलरली यहाँ पे सर ये भी 4k है। नेक्स्ट वन 5k, नेक्स्ट वन 5k, एंड नेक्स्ट वन 4k, एंड नेक्स्ट वन 4k, है ना। के की वैल्यू 1/26 है, के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, सो ये हो गए। उसी तरीके से अगर मुझे y वाला फंक्शन चाहिए, y वाला फंक्शन चाहिए, तो y वाला फंक्शन कैसे बनाएंगे?
y की वैल्यूज क्या क्या है सर? y की वैल्यू 0, 1 एंड 2 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रोबेबिलिटी उसके लिए कितने बन रहे हैं? 1 2 2 4 2 6 एंड 2 8 के, है ना? सिमिलरली 1 है तो कितनी है? 2 2 4 2 6 एंड 2 8 एंड 2 10 के, एंड दिस इज ऑल्सो 8 के। सो k की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे, हमें y का फंक्शन मिल गया। अब अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्या आप निकाल लोगे? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्योंकि x का फंक्शन मुझे मिल गया है, तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल सकता हूँ? यस। एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने का फॉर्मूला सिग्मा x पी एक्स, है ना? तो ये x दिया हुआ है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो 1 into 4 के, 2 into 2 के, 3 into 5 के, 4 into 5 के, 5 into 4 के, 6 into 4 के, ये सब कर लेंगे, हमारा फाइनल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा 1 into 4 के, डेट इज 4 के, +4 के, +15 के, +20 के, प्लस अगेन 20 के, +24 के। ऐड कर लीजिए, वो x का एक्सपेक्टेशन आ गया। क्या मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी निकाल सकता हूँ? क्या मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी निकाल सकता हूँ? यस, सिग्मा y पी वाई, इससे निकाल लिया। तो देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं डिस्क्रीट के टर्म्स में, वो मैंने किए हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन क्या है? तो एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक्स वाई करूंगा, पी एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई करूंगा, एक्स इंटू वाई। सर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इंटू पी 1, 0, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो के है, वो लिखेंगे प्लस। इसी तरीके से नेक्स्ट, सर 1, 1, 1, 1, फिर से वॉइस कट रहा है यार। क्या प्रॉब्लम हुआ है? डेली इवनिंग के टाइम पे सेम प्रॉब्लम हो रही है आजकल। देखो अब सही है। यस। सो क्या ये भी कैलकुलेट हो जाएगा आपसे? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने जस्ट एक रिव्यू दे दिया कि इस तरीके से करते हैं, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है पूरा। 1 into 0, 1 into 1, 1 into 2, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट के बाद। डिस्क्रीट में क्वेश्चन पूछते नहीं, पूछते क्वेश्चन किस में है? कंटिन्यूअस में। क्वेश्चन पूछते किस में? कंटिन्यूअस में। सो लेट से हमने दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिया है, एंड उन रैंडम वेरिएबल का नाम x एंड y है। तो उनके जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई से डिनोट करेंगे। उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसलिए डेंसिटी फंक्शंस ऑलवेज एक्स वाई प्लेन अगर है, तो एक्स वाई प्लेन बन रहा है, तो हम लोग ये जो फंक्शन लेंगे वो कैसा बनेगा? सर z इज इक्वल टू फंक्शन x कॉमा वाई, इट मीन्स वो एक्स वाई प्लेन के ऑलवेज ऊपर रहेगा। दो वेरिएबल है ना, x एंड y, तो वो z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, तो वो हमेशा x एक्सिस के एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहेगा, वो वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। एक्स वाई कौन सी वैल्यूज ले सकता है? सर वो कोई भी रियल नंबर का सेट ले सकता है, आर स्क्वायर पेयर में एक्स कॉमा वाई, दोनों रियल नंबर होंगे, वो उन वैल्यूज को ले सकता है। हमने डिस्क्रीट में भी पढ़ा कि सर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो होते हैं वो ऑलवेज 1 के इक्वल होते हैं। जिस इंटरवल के लिए दिया गया है, उस इंटरवल में हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सर दो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एंड उस रीजन में इंटीग्रेशन करने के बाद वो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 देगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी करस्पॉन्डिंग सेट के लिए या करस्पॉन्डिंग रीजन के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो मैं उसी रीजन के लिए इंटीग्रेशन कर लूंगा, उसी रीजन के लिए इंटीग्रेशन कर लूंगा, और इंटीग्रेशन करने पे जो प्रोबेबिलिटी सम निकल कर आएगा वो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट में भी हमने लर्न किया, कंटिन्यूअस में भी लर्न किया। अब
अगर प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, तो उससे मैं सिंपल एफ एक्स या सिंपल एफ वाई कैसे कैलकुलेट करूं? इसमें दो वेरिएबल है सर, एक्स एंड वाई। वो किसी रीजन आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। लेट से वो रीजन जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा रीजन दिया हुआ है, ये कोई पाथ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप, ऐसे कुछ रीजन दिए हुए हैं। मुझे बोला कि इसी रीजन में करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसी रीजन में डिफाइन है। तो मैं क्या करूंगा कि एफ ऑफ एक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे किसकी लिमिट इसमें पुट कर देनी चाहिए कि दूसरा वाला वेरिएबल फिनिश हो जाए? सर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अगर मुझे सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए, तो मैं वाई की लिमिट पुट कर दूंगा। वाई की जो भी लिमिट दी हुई होगी रीजन के अकॉर्डिंग, वो वाई का लिमिट पुट कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई का लिमिट पुट कर देंगे, तो सर फंक्शन जो बचेगा वो सिर्फ एक्स का फंक्शन बचेगा, मुझे एक्स का पीडीएफ मिल गया। उसी तरीके से अगर मुझे वाई का पीडीएफ चाहिए, अगर मुझे y का पीडीएफ चाहिए, तो मैं दिए हुए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके x का लिमिट प्रोवाइड कर दूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन बचेगा एंड वो y का पीडीएफ बना देगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? ये तो थ्योरी पार्ट है, क्वेश्चन पे वर्क करेंगे तो अपने आप थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व करना मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना कि मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं, उसके बाद आगे से आप क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन x प्लस वाई, वेयर x एंड y बोथ वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, बोथ वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, x भी 0 से 1 तक है, y भी 0 से 1 तक। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी चाहिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। देखो कैसे कैसे मैं स्टेप्स यूज कर रहा हूँ वो चीज समझिएगा। p x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सर दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैं तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने डबल इंटीग्रेशन किया। किसका डबल इंटीग्रेशन करना है सर? दिए हुए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन x प्लस वाई एंड अदरवाइज के लिए 0 है, इट मीन मुझे इंटीग्रेशन x प्लस वाई का करना है। dx dy या dy dx जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके लिए जो रीजन डिफाइन होगा मुझे उसमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं उस रीजन का नाम r रख लेता हूँ यहाँ। ये जो टर्म्स है ना, इसी से मुझे हिंट मिलेगा कि मुझे y की लिमिट क्या रखनी है। मैंने यहाँ लिख लिया y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब मुझे सर पहले किसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी? पहले मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? पहले y का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि मैंने y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिखा है, आप मुझे बताएंगे y की अपर लिमिट क्या लिखे? इंटीग्रेशन के लिए y की अपर लिमिट क्या होगी? अगर y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स दिख रहा है, अरे रे रे रे, यहाँ से दिख रहा है ना मेरे भाई, y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से पता चल रहा है ना मुझे कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है? 1 माइनस एक्स लेनी है ना? अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज लेस देन इक्वल टू 2, तो आप y की मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे? 2 लोगे। तो यहाँ पर y की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 1 माइनस एक्स। अब बताइए कि y की मिनिमम लिमिट क्या होगी? y की मिनिमम लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट क्या आएगी y की? सर y की लोअर लिमिट निकालने के लिए मुझे x की लिमिट समझना पड़ेगा। x कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से 1। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो 1 मिलेगा, और अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। मिनिमम कौन सा हुआ? 0 हुआ। मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? एक तो मैंने y का लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग x का लिमिट तो देना पड़ेगा। x का लिमिट क्या लिखे यहाँ पे? x का लिमिट कांस्टेंट आएगा सर। x का लिमिट 0 to 1 है, तो मैंने x का लिमिट 0 to 1 ले लिया। ये फंक्शन है x प्लस वाई। इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में करनी है, फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करनी है। सो इंटीग्रेशन कीजिए सर, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें जो हम लिमिट पुट करने वाले हैं 0 to 1 माइनस एक्स पुट करने वाले हैं, और x का लिमिट 0 to 1 है।
dx। ये y का इंटीग्रेशन किया, x का इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू वाई, y का इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर बाई टू। हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x कांस्टेंट ट्रीट हुआ वहां। नाउ लिमिट पुट कीजिए, x 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब जीरो पुट करोगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, सो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ 0 टू 1। 0 टू 1 इंटीग्रेट करना है अपने को, सो 0 टू 1 लिखा, x इंटू 1 एक्स, x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, वरना 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर के टर्म्स में ही रहने दो, हम इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं उसका। अब ये इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक्स के मल्टीपल में क्या है, -1, सो यहाँ पे -1 भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना, -1 भी आएगा। लिमिट है 0 टू 1, तो लिमिट पुट करना स्टार्ट कीजिए। लिमिट पुट करते हैं 1, तो 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पे 1 पुट करोगे ना तो ये 1 माइनस 1 जीरो दे देगा, तो नेक्स्ट टर्म जीरो आ गया। ये हो गया अपर लिमिट की बात। माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट कर रहे, जीरो पुट किया जीरो, यहाँ पे जीरो पुट किया, ये भी जीरो। यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो ये बन रहा है अपना 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, सो 1 डिवाइडेड बाई -1 टाइम्स 3, -1 टाइम्स 3 इज -3, या। सो अब इसको सॉल्व करके देख लो कितने आ रहे हैं फाइनल। सो 1/2 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, सो फाइनल आंसर इज 1/2। फाइनल आंसर इज 1/2। सो इसका जो आंसर आ गया वो 0.5 निकल कर आ गया, 0.5 निकल। तो ये प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ लोग, देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इसको ग्राफिकल वे में बताएंगे। कैसे वो बताएंगे, वो बोलेंगे 0 टू 1 है, तो 0 टू 1 एक्स एंड वाई दोनों वेरी कर रहा है, तो ऐसा रेक्टेंगल बना लो कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 1 तक जा रही है, एंड वाई की वैल्यू 0 से लेकर वाई की वैल्यू 1 तक जा रही है। बोल रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो बोलेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, सर -1/3 नहीं होगा ना, क्यों? अगर जीरो पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 और -1 इंटू 3 कितने होंगे, -3 तो होंगे चंद्र। ये -1 टाइम्स 3 है, तो -3 ही तो आएंगे। तो वो बोलेंगे आपको कि ऐसा लाइन बन जाएगा, दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब वो बोलेंगे कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है, इट मीन्स वो इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बोलेंगे ये एरिया, टोटल एरिया में और इस एरिया में क्या रिलेशन है, तो वो बोलेंगे ये एरिया हाफ है एंड टोटल एरिया 1 है, आंसर आ गया 1/2। आंसर आ गया 1/2। बाई संजोग ऐसा हो रहा है कि आंसर मैच कर रहा है, ऑलवेज मैच नहीं करेगा। क्या ऐसा लिखने के टर्म में, क्या इस फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस हुआ? क्या इस फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस है अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो? देख लो, क्या इस फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो? नहीं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना रॉन्ग होगा ना। अगर सपोज हमने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए, हमने बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए, ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ले लिया यूनिफॉर्म टाइप का 1/5, जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अगर मुझे किसी ने प्रोबेबिलिटी पूछा p x लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या मैं इसको भूल जाऊंगा कि ये कुछ नहीं, मैं जस्ट 0 टू 5 तक लाइन ड्रॉ कर लूंगा एंड ऐसे लिख दूंगा और मैं बोलूंगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी बता दिया? काम नहीं चलेगा ना वैसा। इस फंक्शन का भी तो इंपॉर्टेंस है, आप इस फंक्शन को चेंज करोगे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी पूरी। नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आइए। देयर आर टू रैंडम वेरिएबल x and y, they are uniformly distributed random variables in 0, 10
and 0,20 respectively. Then the probability that x plus y is greater than 20, x plus y greater than 20 की probability कितनी होगी? क्या आप इन दोनों से joint probability distributions of x and y बना सकते हो? इन दोनों से joint probability distribution of x and y बना सकते हो? Yes. कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. इधर x है और इधर y है. x जो है वो 0 to 10 के लिए, ये रहा 0 और यहाँ पे 10 ले लीजिए. y जो है वो 0 to 20 के लिए 0 to 20 ले लीजिए. तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है. इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी हुई? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया 10 into 20 that is 200. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यार इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है ही यार. मैं उनको बोल बोल के थक गया हूँ लेकिन सही नहीं कर रहे हैं लोग. मैं फिर से एक बार कल रिमाइंड करूंगा उन लोग. चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200. इसका जो एरिया है वो 200 है ना. अब मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो वन वेरिएबल के लिए हम लोग पढ़ते थे. अगर ये 0 to 10 है तो हम लोग जब x का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाते थे तो हम लोग बोलते थे इसके टोटल विड्थ कितनी है. टोटल विड्थ 10 है तो हम लोग क्या लिखते थे? 1/10. और x की वैल्यू 0 to 10 ऐसे लिखकर हम लोग बना रहे थे ना यूनिफॉर्म के लिए. उसी तरीके से x एंड y दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है इन 0 to 10 एंड 0 to 20. तो जब मैं इसके लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो मैं चेक करूंगा टोटल एरिया कितना हो रहा है. सर टोटल एरिया इज 200 तो मैं लिखूंगा 1/200. 1/200. For 0 is less than equal to x is less than equal to 10 and 0 is less than equal to y is less than equal to 20. ये अपना ज्वाइंट पीडीएफ निकल कर आ गया है. ज्वाइंट पीडीएफ निकल कर आ चुका है. अब अगर मेरे पास ज्वाइंट पीडीएफ आ गया है तो मैं प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकता हूँ. प्रोबेबिलिटी जो पूछा गया है वो प्रोबेबिलिटी पूछा है p x प्लस y ग्रेटर देन 20 के लिए. अब आपको जो मैंने तरीका बताया था कि y को x के टर्म्स में लिखना है एंड उससे डिसाइड करना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी. आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ पर पहले अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या लिखूंगा. यहाँ पर देखो ये बनेगा y इज ग्रेटर देन 20 माइनस x. अब आप मुझे बताएंगे कि y की लोअर लिमिट ये प्रोवाइड करेगा या अपर लिमिट प्रोवाइड करेगा. क्या प्रोवाइड करेगा? लोअर, क्योंकि y की वैल्यू 20 माइनस x से ज्यादा है तो मैंने लोअर लिमिट दे दिया 20 माइनस x. व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ y? y की अपर लिमिट कितनी होने वाली है? इसकी हेल्प लेंगे. y की अपर लिमिट कितनी होने वाली है? 20. 20. अच्छा सर y की अपर लिमिट 20 होने वाली है. जरा चेक करो फिर से. सर x 0 20. यस 20 हो गया है ना. x की वैल्यू 0 तो ये कितने बन जाएंगे? 20. 20 मिल रहा है. अब x की वैल्यू कहां से कहां तक? सर x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक. फंक्शन पीडीएफ क्या है? डेंसिटी फंक्शन क्या है? सर 1/200. सो dy dx. इंटीग्रेट कीजिए, फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है. 1/200 dy dx. सो सर कांस्टेंट नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो बाहर ही रख लो. dy का इंटीग्रेशन y अपर लिमिट 20 लोअर लिमिट 20 माइनस x. सो 0 to 10 हमने अपर लिमिट 20 पुट किया, लोअर लिमिट 20 माइनस x पुट किया dx. 20 कैंसिल, इट मींस 1/200. मुझे इंटीग्रेशन करना है x का, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x²/2 आएगा. सो x²/2 एंड यहाँ पर 1/200 भी है पहले से. तो जो लिमिट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं दैट लिमिट इज 0 to 10. तो 10 पुट करोगे 10 का स्क्वायर 100. 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर 0. लिखने की कोई जरूरत नहीं. और डिनोमिनेटर में 200 टाइम्स 2 आ गया
कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यूज निकल कर आ गई 1/4, ये वैल्यूज निकल कर आ गई 1/4। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? देखो मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइंट का क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। अपने को ध्यान में रखना है कि ये सब रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा, अगर आता है तो अपने को छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन पे आइए। इफ फंक्शन x, y इज इक्वल टू 1/π, रीजन जो दिया गया है वो रीजन है x² + y² लेस देन इक्वल टू 1। पीडीएफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको तो पीडीएफ दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में पीडीएफ दिया हुआ है। प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया यूनिफॉर्म वाला, तो उसमें मैंने जानबूझकर, ये मेरा क्वेश्चन है इसमें मैंने पीडीएफ नहीं दिया ताकि आपको समझ में आए कि अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो पीडीएफ कैसे बनेगा। ये 10 विद है, ये 20 विद है, 10 into 20 का एरिया कितना होगा 200, 1/200 पीडीएफ। यहाँ पर अगर प्रीवियस वाले इसमें गेट के क्वेश्चन को देखोगे, इसमें भी पीडीएफ दिया हुआ है। तो जो गेट का क्वेश्चन पूछा है उसमें पीडीएफ दिए हुए हैं, जो मैंने आपको कराया उसमें पीडीएफ नहीं दिया हुआ था, ताकि एक क्वेश्चन वैसा भी तो हो जाए जिसमें पीडीएफ नहीं दिया हुआ है, तो कैसा बन सकता है। ये क्वेश्चन ले लो, 1/π x² + y² लेस देन इक्वल टू 1। ये रीजन क्या बना रहा है बताओगे मुझे, ये रीजन क्या बना रहा है? सर्कल, वेरी गुड। सर्कल का एरिया कितना होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? इस सर्कल का एरिया कितना होगा? सर इस सर्कल का एरिया पाई हो जाएगा। इस पाई को 1/π से मल्टीपल कर लेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएंगे। वैलिड है ये, है ना, पाई इंटू 1/π वैलिड है सर। अब हमें क्वेश्चन समझना है कि प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो जहां पे y इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x, माइनस एक्स है। y की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x, माइनस एक्स है। तो हमने ऐसी कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो हम लोग दोनों पे वर्क करेंगे। ये x है और ये y है। पहले तो ये रीजन बना लो। सर ये रीजन एक सर्कुलर रीजन है, दिस इज अ सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन बन गया, है ना, ये सर्कुलर रीजन बन गया। एक लाइन बनानी है y इज इक्वल टू एक्स, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। लाइन नहीं लग रहा है ये, फिर भी मान लेना y इज इक्वल टू एक्स। एंड दूसरी लाइन ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमने जब कैलकुलस पढ़ा था वहां पर एक क्वेश्चन किया था y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाला, उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो x माइनस एक्स कैसा बनेगा। क्या वो दिए हुए ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया बनाएगा, दिए हुए ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया बनाएगा? यस। जब हम इस रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको कंफर्म तो ये चीज हो ही गया कि प्रोबेबिलिटी किसी रीजन x, y बिलोंग्स टू r के लिए पूछा जाता है तो हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को लिखते हैं एंड dx dy लिखते हैं। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो 1/π है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो 1/π है, तो मुझे 1/π भी लिखना पड़ेगा। p y ग्रेटर देन मैक्स x, माइनस एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन f x, y dy dx लिख लेता हूँ। किसके लिए? इस रीजन r के लिए, इस रीजन r के लिए। ओके, तो सर फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1/π है एंड 1/π इज कांस्टेंट, तो मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ। 1/π को बाहर लिखने के बाद जो यहाँ पे बच रहा है, ये जो बच रहा है ये क्या बताएगा आपको, इसका मतलब क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन dy dx या डबल इंटीग्रेशन dx dy क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। तो इस रीजन r का एरिया कितना होगा, इस रीजन r का एरिया कितना होगा? दिस विल रिप्रेजेंट एरिया रुकना, बिकॉज दिस इज जस्ट dy dx। सो इसका एरिया कितना होगा सर? 1/π इनटू, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इट मींस ये 45 डिग्री है, और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इट मींस ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है, टोटल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इज 1, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, पाई पाई कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1/4, फाइनल आंसर इज 1/4। क्लियर, समझ में आ गया सबको?
या नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हम लोग ट्री डायग्राम की हेल्प से सॉल्व किया करेंगे। बेस थ्योरम हम लोग किसकी हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे? हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे इसके क्वेश्चन को BAYES। ठीक है सर, 45 ना बने तो देखो, 45 ना बने तो कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा। उस एंगल के अकॉर्डिंग हम सेक्टर का फाइंड आउट करते हैं ना, कि किसी सेक्टर का एरिया कितना होता है ना। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, सर्कल के सेक्टर का एरिया अगर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो कितना एरिया होगा, उसकी हेल्प लेंगे। हाउएवर वो क्यों अननेसेसरी 2 मार्क के क्वेश्चन को 10 मार्क्स बनाएगा, है ना। सो बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग ट्री डायग्राम की हेल्प से करेंगे। ट्री डायग्राम, ओके, ट्री डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी जो आपको बता रखा है वो मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, इसको ऐसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन। अगर बी दिया हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। ये हो गया कि सर फार्मूले के तरीके से फार्मूला, एंड एल्स हम लोग ट्री डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखे। फार्मूला यूज करोगे परेशानी में फंसोगे। नो, देखो ट्री डायग्राम क्या है, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। देयर इज अ नोड, इन सब चीजों को हम लोग नोड बोला करेंगे, ठीक है। अब एक कोई एक्सपेरिमेंट है जो 2 तरीके से हैपन हो रहा है, तो व्हाट एवर द प्रोबेबिलिटी विल बी हियर, 2 ही तरीका है, आइदर ये और आइदर ये, 2 ही पाथ है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का समेशन ऑलवेज 1 के इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज 1 के इक्वल होना चाहिए। अब ये भी सर 2 पाथ में अलग अलग बट रहे हैं, ये भी 2 अलग अलग पाथ में बट रहे हैं। अगर ये 2 अलग अलग पाथ में बट रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी q है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर से 1 माइनस क्यू होगी, क्योंकि इन दोनों का समेशन भी 1 होना चाहिए। अब अगर मुझे कुछ ऐसा बोला जाएगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ दिस वन इज ऑलरेडी हैपन। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है इफ ये ऑलरेडी हैपन हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे सर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो मुझे ये वाला मिलेगा। इस पाथ को फॉलो करेंगे, इट मींस मुझे p वाली प्रोबेबिलिटी को q वाली प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्री डायग्राम का। हाउएवर हमें ये चीज सीखना पड़ेगा कि कमांड करना पड़ेगा कि ट्री डायग्राम बनता कैसे। सो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से जो डिफिनीशन बेस्ड है, ताकि जो हमने डिफिनीशन पढ़ा उसको भी यूज करना आ जाए। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2013 कंप्यूटर साइंस। इसमें दिया हुआ है कि पीई जो है वो डिनोट करता है किसी प्रोबेबिलिटी को किसी इवेंट ई के लिए। ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और बी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए? सोचो और आंसर बताओ। देखो इन सब में पेन नहीं चलाना है, आंसर ऐसे ही दे देना है, इसलिए सोचो जितना सोचना है, सोचो जितना सोचना है कि क्या होगा आंसर। डी, ओके। देखो है क्या ना कि ए जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी 1 दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी 1 है, इट मींस ए क्या बन गया, किस टाइप का इवेंट है ये ए? क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि सर ये एक श्योर इवेंट है, मतलब कुछ हो या ना हो ये इवेंट तो होना ही होना है, दिस इज अ श्योर इवेंट, कुछ हो ना हो ये इवेंट तो अकर होगा ही होगा। तो मुझसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछा हो तो सर बी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, ए को तो हैपन होना ही है ना, वो तो श्योर इवेंट है।
It means this is equal to PA here because PA is 1. So this की probability क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. Sure event है इसलिए ऐसा लिखे हैं. Okay. Probability of B given A. तो सर A का इफेक्ट B पे नहीं हो रहा है तो B का इफेक्ट A पे नहीं हो रहा है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PB. एंड PB क्या है? 1/2. मीन्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट. या वही चीजें हो रही है. एक अगर श्योर है तो इससे हम क्या बोलेंगे कि अगर A श्योर है तो देन A एंड B आर इंडिपेंडेंट. A एंड B आर इंडिपेंडेंट. और अगर A एंड B इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू PA टाइम्स PB. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं? PA given B is PA intersection B upon PB. और हमने अभी ऑब्जर्व किया कि इंडिपेंडेंट होने पे PA इंटू PB होता है इंटरसेक्शन की वैल्यू. सो PA टाइम्स PB डिवाइडेड बाई PB. सर कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? ये PA बचा है ना. तो A अगर श्योर इवेंट है तो A एंड B दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डायरेक्टली. इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, चलो इसको पढ़ो. देयर इज अ बॉक्स दैट कंटेन 4 व्हाइट बॉल. एक बॉक्स है उसमें 4 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 रेड बॉल्स है. 2 balls are randomly selected and removed from the box. हमें उनमें से दो बॉल को रैंडमली सिलेक्ट करना है और रिमूव कर लेना है बॉक्स से. गिवन दैट फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट. ये दिया हुआ है कि फर्स्ट रिमूव्ड बॉल जो है वो व्हाइट है. The probability that the second removed ball is red. तो दूसरे बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दूसरे बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अच्छा ट्राई करो जरा. टोटल 4 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है. तो व्हाइट के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाइट के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/7 ना. डायरेक्टली ऐसा लिख लें 4/7. Out of 4 ball, 3 out of 7 ball, 4 are white ball. So 4/7 is the probability of first one, है ना. अब वो बोला गया है कि उसको क्या किया है? रिमूव्ड कर लिया है. ये हैपन हो चुका है. अगर ये बॉल को रिमूव कर लिया तो अब उसका इफेक्ट टोटल बॉल्स पे क्या बचेगा? सर उसको रिमूव करने के बाद 3 व्हाइट बचेंगे एंड हाउ मेनी रेड? सर 3 रेड बचेंगे. इसको रिमूव कर लिया, एक व्हाइट है, एक व्हाइट को रिमूव कर लिया है ना. एक व्हाइट है, इसको मैंने रिमूव कर लिया है. तो रिमूव कर लेने के बाद 3 व्हाइट एंड 3 रेड बच रहा है. अब उसके सेकंड वाले बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल 3 रेड बॉल, टोटल बॉल 6. सो फाइनल आंसर 1/2. आंसर इज C, 1/2, है ना. इस क्वेश्चन को पढ़ो. The chance of a student passing an exam is 20%. The chance of a student passing the exam and getting above 90% in it is 5%. Given that a student passes the examination, the probability that a student gets above 90% is. मुझे above 90% वाली probability पूछा है. अब देखो मैं ट्री डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ इस क्वेश्चन से. ठीक है. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि स्टूडेंट क्या करने वाला है. सबसे पहले स्टूडेंट क्या करने वाला है? सर सबसे पहले स्टूडेंट एग्जाम देगा और वो पास होगा या फिर फेल होगा. सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा? वो एग्जाम देगा. और अगर वो एग्जाम दे रहा है तो दो चीजें हो रही है. आइदर वो पास कर रहा है, नहीं तो वो फेल कर रहा है. आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2. सॉरी, पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 नॉट 0.5. क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन इज 20%. सो 0.20 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास. सो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी 0.80 हो जाएगी. क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. चांस ऑफ अ स्टूडेंट
पासिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग एबव 90%। सो इस वाले पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले, इस वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, गेटिंग मोर देन 90%, गेटिंग लेस देन इक्वल टू 90%, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो गेटिंग एबव 90% इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पासिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग एबव 90%, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर 5%। तो मैं यहाँ पर 0.05 लिखूं, 0.05 लिखूं। नाउ गिवन दैट a student passes the examination, the probability that a student gets above 90%, given that a student, okay, so देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ी थोड़ी में भी बहुत सारा इफेक्ट आ जाएगा। The chance of a student passing the exam and getting above 90% marks, it is 5%। सो ये क्या दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है ना एंड, ओके। तो ऐसा का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पासिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग अबव 90%, सो 0.20 into x is how much, according to the question 0.20 into x is how much। अगर गेटिंग एबव 90%, सिर्फ गेटिंग एबव 90% x हो तो सर उसकी वैल्यूज कितनी दी हुई है 5%, दिस इनटू दिस 5%, सो 0.05। तो x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू कितनी हुई सर 0.05 डिवाइडेड बाई 0.20, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये आ गई 1/4। अब पढ़ लो क्वेश्चन। गिवन दैट अ स्टूडेंट पासिस द एग्जामिनेशन, ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट पास किया है एग्जामिनेशन को, तो बताइए कि स्टूडेंट 90% से एबव मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है 90% से एबव लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो ट्री डायग्राम पे कमांड होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, देयर आर 3 कंपनीज एक्स वाई, रिपीट करना है, ठीक है, चलो रिपीट करता हूँ। क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बोला गया है देयर इज एन एग्जाम एंड उस एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। सो मैंने एक नोट बनाया एग्जाम का और उस एग्जाम में स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें बोला गया स्टूडेंट पास कर रहा है। अगर कुछ स्टूडेंट पास कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट फेल भी करेंगे। पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20%, ये 20% लिखा हुआ। आगे क्वेश्चंस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है चांस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90% इन इट इज 5%। इट मींस हमें पास वाले को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक पार्ट गेटिंग अबव 90% एंड एक पार्ट गेटिंग लेस देन 90%। तो लेट्स से गेटिंग अबव 90% की जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी है वो x है। मैंने ऐसा मान लिया कि गेटिंग अबव 90% की प्रोबेबिलिटी x है। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है चांस ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन, वो पास कर रहा है एग्जाम को, एंड गेटिंग अबव 90%। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.20 टाइम्स x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 5% है, 0.05। तो x की वैल्यू कितनी हुई सर 1/4 निकल कर है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। गिवन दैट अ स्टूडेंट पासिस द एग्जामिनेशन, ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट एग्जाम को पास किया है, वो एग्जाम को पास किया, वो ये दिया हुआ है। तो उस वाले ब्रांच में एबव 90% वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एबव 90% वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर x है। x कितना है 1/4, आंसर 1/4। क्लियर हुआ। अगर मुझसे पूछा होता गेटिंग पासिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग लेस देन 90%, तो क्या बोलते, पासिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग लेस देन इक्वल टू 90%, तो क्या बोलते हैं 3/4। परफेक्ट परफेक्ट। ये 1/4 है तो ये 3/4 होगा, इन दोनों का समेशन 1 होना चाहिए।
चलो आओ इस क्वेश्चन पे। देयर आर 3 कंपनीज X, Y and Z, दे सप्लाई कंप्यूटर्स टू दी यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी को कंप्यूटर सप्लाई कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सप्लाइड बाय देम, जो X कंपनी है वो 60% कंप्यूटर सप्लाई करता है, जो Y कंपनी है वो 30% कंप्यूटर सप्लाई करता है, एंड जो Z कंपनी है वो ओनली 10% कंप्यूटर सप्लाई करता है। 100% हो चुका है। बोल रखा है कि वट एवर द कंप्यूटर दे सप्लाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज बीइंग डिफेक्टिव, उनके डिफेक्टिव होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो X जो सप्लाई करता है उसमें 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव निकलता हो। जो Y सप्लाई करता है उसमें 0.02 प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव निकले, एंड जो Z सप्लाई करता है उसमें 0.03 प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव निकले। अब बोला गया है कि गिवन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, ये दिया हुआ है कि कंप्यूटर डिफेक्टिव है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सप्लाइड बाय Y, उसके Y से सप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कंप्यूटर डिफेक्टिव है, वो तो ठीक है, कंप्यूटर डिफेक्टिव है, लेकिन इट इज सप्लाइड बाय Y, सप्लाइड बाय Y ये देख लो 30% 0.02, 30% का मतलब सर 0.30, एंड प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की 0.02। क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज सर हमने अभी सैंपल स्पेस लिया कहाँ है, डिफेक्टिव कहाँ कहाँ है, कंप्यूटर डिफेक्टिव बोला गया है, डिफेक्टिव कहाँ कहाँ है सर, डिफेक्टिव तो हर जगह है ना। तो फर्स्ट वाले में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सर 0.60 टाइम्स 0.01, सेकेंड वाले में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.30 टाइम्स 0.02, थर्ड वाले में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड वाले में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.10 टाइम्स 0.03। इसको फाइंड आउट करो, देखो कितना आ रहा है, चेक करो। 0.30 इंटू 0.02, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 सो 0.06 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 0.006, 60 इंटू 1 इज 60 एंड 40, या प्लस इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 0.06, ये भी 0.06 आएगा ना, ये भी 0.06 आएगा ना। 30 इंटू 2 डेट इज 60 एंड 2 and 2 4 decimal place, so 2 and 2, so 0.0060, yeah 0.006, so 0.006 इस दोनों को मल्टीपल करेंगे 0.006, लास्ट वाला मल्टीपल करेंगे 0.003। सो सर न्यूमरेटर में 6 एंड डिनोमिनेटर में कितने बच रहे हैं, 6 6 12 प्लस 3 15, so 6 by 15, 2 by 5, that is equal to 0.4। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है रोना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में जब भी देखो कैलकुलेशन में थोड़े डेसिमल वगैरह ये सब आ जाए तो थोड़ा सोच सोच कर नेक्स्ट स्टेप लिखा कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो ह्यूमन नेचर है, वो होता ही रहेगा, उसी को अपने को कम करते रहना है जितना कम कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर फिर से ट्री डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, ट्री का जो फर्स्ट नोड बनेगा वो ग्रुप का बनेगा, है ना। एक मैंने ग्रुप लिख दिया और उस ग्रुप में कुछ मेन है एंड कुछ वुमेन है। अगर इस ग्रुप से मैं किसी एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करता हूं तो उसके मेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके मेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। हम कहां से सर फाइंड आउट करें ये चीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या प्रोबेबिलिटी।
देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ मेन है एंड इक्वल नंबर ऑफ वुमेन है। अगर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है तो उसमें से अगर मैं किसी एक मेन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ तो ऑब्वियसली वो कितने आ जाएंगे 0.5 एंड ये भी कितना हो जाएगा 0.5। सर दोनों 0.5 है, दोनों 0.5 है। समझ में आ रहा है ये चीज। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ऑफ दिस ग्रुप 20% ऑफ मेन एंड 50% ऑफ वुमेन आर अनएम्प्लॉयड। इट मीन्स ये जो मेन एंड वुमेन जो दिए हुए हैं उसके भी दो दो ब्रांच बनेंगे। एक ब्रांच एम्प्लॉयड का बनेगा एंड दूसरा ब्रांच अनएम्प्लॉयड का बनेगा। इसमें भी सेम बनेंगे, एक एम्प्लॉयड का बनेगा और एक अनएम्प्लॉयड का बनेगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ दिस ग्रुप 20% ऑफ मेन 20% ऑफ मेन आर अनएम्प्लॉयड। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पॉइंट 20 है ना, 0.20। ये 0.50 है, ये 0.20। तो एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसी ग्रुप में, एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या लिख लें 0.80 है ना। वुमेन वाले केस में 50% जो वुमन है वो अनएम्प्लॉयड है, 50% वुमेन अनएम्प्लॉयड है, तो ये बन गए 0.50 और ये भी क्या बन जाएगा 0.50, ये भी 0.50 बन जाएंगे। अब इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, अब इस ग्रुप से एक पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पर्सन्स बीइंग एम्प्लॉयड, उसके एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब चेक करो एम्प्लॉयड कहाँ कहाँ है। सर एम्प्लॉयड यहाँ पे है और एम्प्लॉयड यहाँ पे है। ये वाला एम्प्लॉयड किसके साथ मिल रहा है, सर फर्स्ट वाला एम्प्लॉयड इस मेन के साथ मिल रहा है और वो जाकर ग्रुप में ऐड हो रहा है। ये वाला एम्प्लॉयड वुमेन के साथ मिल रहा है और जाकर ग्रुप में ऐड हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब मुझसे एम्प्लॉयड पूछा है तो मैं क्या लिखूं, सबसे पहले ये एम्प्लॉयड मेन के साथ मल्टीपल में होगा, तो सर 0.80 टाइम्स 0.50, ये जाकर इस नोड पे मिल रहे हैं किसके साथ, इधर वाले के साथ। तो मैं नोड पे मिल रहा है, मैंने प्लस लगा लिया, यहाँ पे 0.50 है टाइम्स 0.50 है, ऐसा है। जब 0.80 को 0.50 के साथ मल्टीपल करोगे तो ये कितने बन जाएंगे 0.4, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 0.25, फाइनल आंसर 0.65 आंसर आ गया। क्लियर हुआ ट्री डायग्राम, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे बोलेगा, देखो ग्रुप बोला था, मैंने ग्रुप लिखा, फिर उसने मेन और वुमेन की बात किया, मैंने ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेन एंड वुमेन। इक्वल नंबर बोला तो मैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 कर दी। फिर आगे बढ़ा तो उसमें लिखा है कि मेन एंड वुमेन आर अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड भी होंगे, इट मींस मैंने मेन को एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, वुमेन को एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड में बांट दिया। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20% मेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी 20%, एम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी सर 0.80 हो जाएगा। उसी तरीके से 50% वुमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी 0.50, एम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी 0.50। अब मुझसे पूछा है कि उस ग्रुप से एक रैंडमली पर्सन सिलेक्ट करते हैं और उस पर्सन के एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सर एम्प्लॉयड यहाँ पर है, एम्प्लॉयड यहाँ पे है, ये एम्प्लॉयड इस ब्रांच से होते हुए ग्रुप पे गया और ये एम्प्लॉयड यहाँ से जाते हुए ग्रुप पे गया, ग्रुप पे जाकर दोनों ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। जब हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल किया ऐड किया, आंसर आ गया 0.65। क्लियर हो रहा है सबको कॉन्सेप्ट। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। पार्सल फ्रॉम सेंडर एस टू रिसीवर आर पास सिक्वेंशियली थ्रू टू पोस्ट ऑफिस, मतलब सेंडर से रिसीवर तक जाना है लेकिन उसको मुझे टू पोस्ट ऑफिस से गुजारना है। टू और पोस्ट ऑफिस से कैसे गुजरेगा, सिक्वेंशियली गुजरेगा, मतलब एक पोस्ट ऑफिस से पास करेगा तभी वो दूसरे पोस्ट ऑफिस पे जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ईच पोस्ट ऑफिस
has a probability of 1/5 of losing an incoming parcel. अगर वो किसी पोस्ट ऑफिस के पास पार्सल आता है तो ये चांसेस बनते हैं कि 1/5 टाइम्स वो लॉस कर देगा, तो 4/5 टाइम्स वो लॉस नहीं करेगा। अगर वो लॉस कर देता है तो क्या वो सेकंड पोस्ट ऑफिस के पास जा पाएगा? सर लॉस कर देगा तो वो सेकंड पोस्ट ऑफिस के पास जाएगा कहां से? लॉस नहीं करेगा तब वो सर सेकंड पोस्ट ऑफिस के पास जाएगा। सो हम पार्सल स्टार्ट करेंगे कहां से? सेंडर से। मैंने यहाँ पर सेंडर लिखा ट्री डायग्राम में, और ये सेंडर किसको ले जाकर देगा? सेंडर कहाँ पे ले जाकर देगा? सेंडर तो लूज नहीं कर रहा है ना, लूज कौन कर रहा है? पोस्ट ऑफिस लूज कर रहा है। तो सेंडर सर जाकर पोस्ट ऑफिस को दे देगा, वो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस होगा जिसको उसने जाकर दिया है। अब इस पोस्ट ऑफिस दो काम कर सकता है सर, आइदर उस पार्सल को लॉस कर दे और आइदर उस पोस्ट ऑफिस सेकंड वाले को वो ले जाकर दे दे। सेकंड वाला क्या करेगा? सर सेकंड वाला आइदर उस पार्सल को लॉस कर दे या फिर वो किसको दे देगा? सर वो जाकर रिसीवर को दे दे। ये ट्री डायग्राम बन गया अपना, है ना, ये ट्री डायग्राम। अब जो भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है उसकी बात कर ले। यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सर ये तो 1 बनेगा ना, क्योंकि सेंडर इटसेल्फ जाकर दिया है, वो तो सक्सेस होगा ही होगा। वो पोस्ट ऑफिस 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस पोस्ट ऑफिस 1 से पार्सल के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? सर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो पोस्ट ऑफिस 2 के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। सर यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी 4/5। ओके, बोला गया है कि दूसरे पोस्ट ऑफिस के पास भी पहुंचता है, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया ईच पोस्ट ऑफिस, मतलब दूसरे पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो उसके पास भी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो रिसीवर के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी सर 4/5 होगी थ्रू द सेकेंड पोस्ट ऑफिस। ओके, इंडिपेंडेंट बोला है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि ये लॉस किया तो ये नहीं करेगा और ये कर दिया तो ये नहीं करेगा, ऐसी बात तो है नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, ऐसा दिया हुआ है कि पार्सल लॉस्ट हो चुका है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लॉस्ट बाय द सेकेंड पोस्ट ऑफिस? लॉस्ट बाय P2 given that it is lost, lost by P2 given that it is lost। तो आप मुझे बताएंगे कि lost by P2 सेकेंड वाले पोस्ट ऑफिस से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी किससे मिलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां तक करते चले जाएंगे। सो लॉस्ट बाय P2 सर 1/5 टाइम्स 4/5 टाइम्स 1, क्योंकि यहाँ पर तो सेंडर ही दिया था, ऐसे आया मल्टीपल हो गया, डिवाइडेड बाय। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडिंग में क्या आएगा? लॉस्ट वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। जब लॉस्ट वाली प्रोबेबिलिटी देखें तो सर यहाँ पे भी तो लॉस हो रहा था ना, यहाँ पे भी तो लॉस हो रहा था ना। तो 1/5 किसके साथ मल्टीपल होगा? सिर्फ 1 के साथ। तो 1 इंटू 1/5 प्लस, सर यहाँ से भी लॉस हो रहा था ना, तो 1/5 टाइम्स 4/5 टाइम्स 1। सॉल्व कर लीजिए सर, 1/5 टाइम्स 4/5 दैट इज इक्वल टू 4/25। नीचे में सॉल्व करो सर, 1/5 प्लस 4/25। सो 5/25 4/25 9/25, सो 4/9, 4/9 या 4/9 आ रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। देयर इज अ हाउसिंग सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है, that have half of the family have single child per family। किसी सोसाइटी में दो पार्ट्स में हम फैमिली को डिवाइड कर लेंगे, हाफ फैमिली एंड अदर हाफ फैमिली। हाफ फैमिली जो है वो सिंगल चाइल्ड पर फैमिली है, while the remaining half have 2 childs per family। The probability that a child picked at random has a sibling। अच्छा, जिस फैमिली में एक ही चाइल्ड हो, क्या उस चाइल्ड के सिबलिंग होंगे? जिस फैमिली में एक ही चाइल्ड हो, क्या उस चाइल्ड के सिबलिंग होंगे? नहीं सर।
तो चलो ट्री डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हाउसिंग सोसाइटी, और इसमें मैंने दो टाइप के फैमिली रख लिए, फैमिली टाइप 1, फैमिली टाइप 2। फैमिली टाइप 1 एंड फैमिली टाइप 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर मैं किसी भी चाइल्ड को रैंडमली सिलेक्ट करता हूं तो वो फैमिली 1 से या फैमिली 2 से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी? देखो हाफ नंबर लिखा हुआ है, जब हाफ नंबर लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होगा सर, दो ही ब्रांच खुल रहा है यहाँ पे, तो 0.5 में हमने डिवाइड कर लिया। अब बोला गया कि हाफ ऑफ द फैमिली हैव अ सिंगल चाइल्ड पर फैमिली, ये सिंगल चाइल्ड रखता है, ये एक ही चाइल्ड रखता है, ओके। एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द फैमिली हैव टू चाइल्ड, ये टू चाइल्ड रखते हैं, ये टू चाइल्ड रखते हैं, ओके। अब आपको समझना है कि सर अगर मैं एक चाइल्ड को रैंडमली पिक करूं, एक चाइल्ड को रैंडमली पिक करूं तो उसके सिबलिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पिक वन चाइल्ड that have sibling, given that have sibling, बोलिए, given that have sibling, 1/4 नहीं भाई, 1/4 कैसे, 1/2 नहीं। चलो ऐसा लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके पास चाइल्ड 1 है, इसके पास दो चाइल्ड है, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, टोटल कितने चाइल्ड की तरह से आपको दिख रहे हैं? 3 चाइल्ड दिख रहे हैं ना, 3 चाइल्ड दिख रहे हैं ना आपको? नहीं 3 चाइल्ड नहीं है, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 3 चाइल्ड की तरह से दिख रहे हैं ना। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या सिबलिंग मिलेगा? इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या मुझे सिबलिंग मिलेगा? नहीं। इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या मुझे सिबलिंग मिलेगा? यस। इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या मुझे सिबलिंग मिलेगा? यस। तो हमारे फेवर में कितने कंडीशन है? हमारे फेवर में कितने कंडीशन है? 2। आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ कितने? 3। सो 2/3। तो सर इसका क्या इंपॉर्टेंस हो गया? इसका क्या इंपॉर्टेंस हो गया? तो देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये वाली वैल्यू चेंज होती ना तो हमें उसको भी काउंट करना पड़ता। देखो कैसे लिखते हैं उसको, जब हम 2 यहां से काउंट कर रहे हैं तो हम 2 टाइम्स इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल में कर रहे हैं 0.5, फिर नीचे में हम टोटल सम वाले लिख रहे हैं 2 टाइम्स 0.5 प्लस 1 टाइम 0.5, इसलिए 0.5 का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है। अगर यही मैं क्वेश्चन चेंज करके ऐसा बोल देता कि 40% फैमिली ऐसी है जो 1 चाइल्ड को रखती है एंड 60% फैमिली ऐसी है, 60% फैमिली ऐसी है जो 2 चाइल्ड को रखती है, तो आपको क्वेश्चंस में इफेक्ट पता चल जाता। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं फाइंड आउट करना स्टार्ट करूं तो सर मैं सिबलिंग फाइंड आउट कर रहा हूं तो इन दोनों की वैल्यूज को मैं कंसीडर करूंगा। तो दो कंडीशन ऐसे हैं जिसमें मुझे सिबलिंग मिलेंगे, तो 2 इंटू इस फैमिली का रेशियो कितना है 60%, तो मैंने 0.60 से मल्टीपल किया, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 0.60 लिखा, प्लस 40% ऐसे फैमिली है जिसमें 1 ही चाइल्ड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 टाइम्स 0.40, so 0.60 into 2 that is 1.20 divided by 1.20 plus 0.40 plus 0.40, okay, so this quantity will be 1.20 divided by 1.60, 3/4 हो जाता। यहाँ पर क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको समझा दिया कि अगर डिफरेंस होता तो क्या होता। क्लियर हुआ सबको? यस। इस क्वेश्चन पे आइए। They are saying that the probability that a student knows the correct answer to a multiple choice question is 2/3. If the student does not know the answer, then a student guess the answer. अगर उसको आंसर नहीं पता है तो वो गेस करेगा आंसर, और अगर वो आंसर गेस कर रहा है
तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। Given that a student answered the question correctly, the conditional probability that a student knows the correct answer is। सर फिर से मुझे ट्री डायग्राम का हेल्प ले लेना चाहिए। तो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सर एक स्टूडेंट है, वो किसी एमसीक्यू को सॉल्व कर रहा है। जब वो इस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहा है तो दो चीजें हैं कि वो नो द करेक्ट आंसर हो रहा है, उसको करेक्ट आंसर पता है, नो द करेक्ट आंसर, या फिर हो सकता है वो डज नॉट नो द करेक्ट आंसर हो, डज नॉट नो द करेक्ट आंसर। तो देखो कि एमसीक्यू है, उसके करेक्ट आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू ए एमसीक्यू, कितनी दी हुई है? सर इट इज गिवन 2/3, 2/3। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2/3 लिख लेता हूँ। आप बताइए डज नॉट नो द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर दिस इज 1/3। अब क्वेश्चंस में आगे लिखा गया है इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द करेक्ट आंसर, अगर उसको करेक्ट आंसर पता नहीं है तब वो गेस करेगा। इसके बाद वो बोला है कि वो गेस कर रहा है, वो गेस कर रहा है। तो गेस कर रहा है वो जब, तो गेस करने पे उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर गेस करने के बाद उसके करेक्ट भी हो सकते हैं और इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। करेक्ट हो गया और इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी, सर इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4। नाउ रीड द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, अ स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर दिया है, आंसर करेक्टली दिया है। ओके तो सर आंसर करेक्टली यहाँ पे दिया है, आंसर करेक्टली यहाँ पे दिया है, दो जगह पे करेक्ट आंसर दिया है, यहाँ पे भी करेक्ट आंसर दिया है और यहाँ पे भी करेक्ट आंसर दिया हुआ है। The conditional probability that the student knows the correct answer, knows the correct answer, सर वो करेक्ट आंसर जानता है, करेक्ट आंसर जानता है। देखो knows the correct answer जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। एंड करेक्ट आंसर के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? आंसर्ड करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली, करेक्ट आंसर किया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर ये 1/4 करेक्ट के लिए ही तो है, ये किसके साथ मल्टीपल होगा? 1/3 के साथ। तो 1/4 is getting multiplied with 1/3 plus 2/3 multiplied with main chain that is 1, ऐसा। so देख लो कितने हो गए सर, 2/3 divided by 1/12 plus 2/3, सॉल्व कर लो देखो कितने आ रहे हैं सर। 2/3 एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, सो 1 plus 8 9/12, so 2/3 into 12 upon 9, 3 4 जा, so 8 upon 9, D is the correct answer, D is the correct answer, है ना। तो टी डायग्राम बनाते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होता है और हमें ये चीज इंटरसेक्शन और यूनियन करने से क्लियर नहीं होता है। तो एक बार टी डायग्राम बना लेते हैं ना, तो हमें बार बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या सही में सॉल्व कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी स्टेप आपके क्लियर होते जाएंगे यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। The figure shows this systematic production process with machine A, B, and C. There are three machines A, B, and C. And input jobs to be pre-processed either by A or B before it is fed to C. C पे काम को करने से पहले हमें इनपुट जॉब को आइदर मशीन A के साथ या फिर आइदर मशीन B के साथ चलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो C के पास जाएगा। और सी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट दे देता है, सी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। क्वेश्चन में बोला है कि फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है किन मशीन की? सर ए के फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी 0.15, बी के फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी 0.05, सी के फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी 0.1। अब बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है फेल्यूर, ऐसा नहीं कि ए फेल कर गया तो बी भी कर जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है। probability that a given job is successfully processed,
फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। क्या मैं ऐसा बोल लूं, क्या मैं ऐसा बोल लूं कि सर ए जो है वो वर्किंग होना चाहिए, बी जो है वो नॉट वर्किंग हो तो चलेगा, बी फेलुअर हो तो चलेगा, ए वर्किंग कर रहा हो सर, बी फेलुअर हो एंड सर सी वर्किंग हो, तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। चेक करो सर, ए वर्किंग है, सी वर्किंग है, बी फेलुअर है, क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। यस। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि सर ए फेल कर रहा है लेकिन बी वर्किंग है एंड सी वर्किंग है, तो भी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर बी वर्किंग है, सी वर्किंग है, ए फेल कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए भी वर्किंग है, बी भी वर्किंग है एंड सी भी वर्किंग है। सर ए भी वर्क कर रहा है, बी भी वर्क कर रहा है, कुछ वर्क इधर से जा रहा है, कुछ वर्क इधर से जा रहा है, दोनों जाकर सी पे मिल रहे हैं, दोनों फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कंडीशन भी तो होगा वर्किंग का। फाइनल प्रोडक्ट मिलने की ये 3 कंडीशन होगी। अगर ये दोनों फेल कर गया, दोनों एक साथ फेल कर गया, तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर दोनों एक साथ फेल कर गया तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं। अगर सी फेल कर गया तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं। अगर सी फेल कर गया तो सर फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल प्रोडक्ट तो इसी के साथ जा रहा है। तो ये 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। ए के वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर फेलुअर की प्रोबेबिलिटी दी हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, फेलुअर की। फेलुअर की प्रोबेबिलिटी 1.15, तो वर्किंग की प्रोबेबिलिटी सर 0.85, बी के फेलुअर की प्रोबेबिलिटी 0.05, सी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.90, ए के फेलुअर की प्रोबेबिलिटी 0.15, बी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.05, सी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी, सॉरी बी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी ना 0.95 हो जाएगा ना, ये बी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी है ना, बी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.95 एंड सी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.90 प्लस ए के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.85, बी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.95 एंड सी के वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.90। यहाँ पे ट्री डायग्राम बना के दिया था इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ है, सॉल्व हो जाएगा। मल्टीपल ही तो करना है और ऐड करना है, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो डेसिमल को मल्टीपल करने में टाइम कहाँ लगेगा। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। सपोज दैट अ शॉप हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एलईडी, एक शॉप के पास इक्वल नंबर ऑफ एलईडी है बट वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलईडी बल्ब लास्टिंग मोर देन 100 आवर एंड इट इज ऑफ टाइप 1। तो सर डायग्राम बनाते हैं, ट्री डायग्राम। एलईडी बल्ब है, ये 2 टाइप के, टाइप 1 तो दूसरा टाइप 2 भी होगा, है ना, दूसरा टाइप 2 भी होगा। टाइप 2, एक टाइप 1 हो गया और एक टाइप 2 हो गया। अब पढ़ते हैं फिर से। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलईडी बल्ब लास्टिंग मोर देन 100 आवर्स, सो इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 100 आवर्स और लेस देन इक्वल टू 100 आवर्स, ग्रेटर देन 100 आवर्स लेस देन इक्वल टू 100 आवर्स। टी डायग्राम में टाइप 1 और टाइप 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी लिखें, टाइप 1 टाइप 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी लिखें। इक्वल नंबर बोला है ना, 2 डिफरेंट टाइप्स के, दोनों जो डिफरेंट टाइप वाले हैं वो क्या है, इक्वल नंबर है। सर इक्वल नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं तो दोनों चेन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, सर 0.5 ओके। अगर उसने बोला है यहाँ पर कि 100 आवर्स, मोर देन 100 आवर्स, गिवन दैट इट इज टाइप 1, तो टाइप 1 दिया हुआ है उसमें मोर देन 100 आवर्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर 0.7, this probability is 0.7, so this probability will be 0.3।
टाइप 2 के लिए कितना दिया हुआ है सर? टाइप 2 के लिए दिया हुआ है 0.4, so this is 0.4, so this is how much? 0.6. The probability that an LED bulb chosen uniformly at random last more than 100 hours. हमसे पूछा गया है कि लास्ट मोर देन 100 आवर्स के लिए प्रोबेबिलिटी बता दो। तो लास्ट मोर देन 100 आवर्स यहाँ पे है, लास्ट मोर देन 100 आवर यहाँ पे। सर दोनों जगह पे लास्ट मोर देन 100 आवर्स। तो लास्ट मोर देन 100 आवर्स वाली प्रोबेबिलिटी सर ये चेन इसके साथ मल्टीपल में होगा, इस नोड में जाकर मिल जाएगा। ये चेन इसके साथ मल्टीपल में होगा, इस नोड के साथ मिल जाएगा। सो 0.7 टाइम्स 0.50 प्लस 0.4 टाइम्स 0.50। सर 0.7 into 0.50 that is 0.35, 0.4 into 0.50 that is 0.20, फाइनल आंसर इज 0.55। ट्री डायग्राम बनाया, ईच एंड एवरीथिंग अपने को क्लियर होगा कि क्या करना है। हो गए, फिनिश हो गया अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, आपकी वीडियोस जो हैं वो मैं कल अपलोड कर लूंगा। ठीक है, वीडियोस के लिए मुझे टाइम नहीं मिला है अपलोड करने के लिए। सर 0.7 के लिए तो गिवन है कि वो टाइप 1 से है। चेक कर लेता हूँ, मैंने अगर कुछ गलती किया है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट इट इज ऑफ टाइप 1 इज 0.7। ये जो मोर देन 100 आवर्स है इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पहले ये तो दिया हुआ है ना कि वो टाइप 1 से है, तभी तो हम इसको 0.7 लिख पा रहे हैं। अगर ये बोलता है नहीं कि 0.1 टाइप 1 से, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते कैसे? हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते कैसे? probability that LED bulb chosen uniformly at random, ये नहीं बोल रहा है वो कि दिया हुआ है कि वो टाइप 1 से है। इस क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो सब तो इंस्ट्रक्शन थे। प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है सर? प्रोबेबिलिटी दैट LED bulb chosen uniformly at random last more than 100 आवर। मुझसे इतना पूछा है कि मुझे अगर मैं किसी बल्ब को रैंडमली चूज करता हूँ तो उसके मोर देन 100 आवर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मुझसे कहीं पे बोला कि दिया हुआ है कि वो टाइप 1 से है, या दिया हुआ है कि वो टाइप 2 से, ऐसा कुछ बोला? उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है क्या कि वो टाइप 1 से है टाइप? तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि वो एलईडी बल्ब मोर देन 100 आवर लास्ट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता। सर मोर देन 100 आवर्स यहाँ पे है, मोर देन 100 आवर्स यहाँ पे है, ये जाकर इसमें मल्टीपल हुआ, ये जाकर इसमें मल्टीपल हुआ, चेन बनाकर यहाँ पे नोड पे ऐड हो गए, दोनों मल्टीपल चेन बना के ऐड कर दिया, 0.55 आंसर आ गया। अगर वो मुझसे ऐसा पूछा होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ bulb more than 100 hours given that it is from type 1, given that it is from type 1, तो कैसे सॉल्व कर रहे होते, कैसे सॉल्व कर रहे होते? तो पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 वाले में मोर देन 100 वाले कितने हैं। तो मैं लिखता 0.7 टाइम्स 0.5 डिवाइडेड बाई कहाँ कहाँ सर मोर देन 100 आवर्स हैं, तो 0.7 टाइम्स 0.5 प्लस 0.4 टाइम्स 0.5। अगर गिवन डेट वाला रहता है तो ऐसे करते हैं ना, अगर सिर्फ मोर देन 100 आवर बोला तो इसको इसको जाकर ऐड कर लेंगे जहां जहां मोर देन 100 आवर्स है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ी और भी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा होगा। सो ट्री डायग्राम मैंने बताया है, कोशिश कीजिएगा कंडीशनल वाले क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि सर ट्री डायग्राम बना लेना चाहिए, बना लीजिएगा और क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। सॉल्व नहीं हो ग्रुप में भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। वीडियोस भाई मैं कल अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि आज पूरा बिजी था, आज नाइट में अपलोड किया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड या स्टैटिस्टिक, नहीं पहले स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर लो, स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर लो पहले। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा टॉपिक्स है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सो स्टैटिस्टिक्स है,
नेक्स्ट लेक्चर स्टैटिस्टिक्स, 2 दिन में स्टैटिस्टिक्स फिनिश एंड या 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम एंड उसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू कर लेंगे न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।